हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। इस पुस्तक का पाठ 4 जो है नागरिक शास्त्र के भाग का जो है ये चैप्टर है। इतिहास का हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये नागरिक शास्त्र का चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 4। पाठ का नाम है न्यायपालिका और इसका काम होता है न्याय प्रदान करना, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हर बार की तरह इस बार भी रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने कार्यपालिका के बारे में जाना था कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और जो है इसका काम होता है कानून लागू करना। तो कानून कैसे लागू होता है और कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं और शक्तियां और कार्य क्या क्या होते हैं राष्ट्रपति के, और कानून बनाने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये सब हमने देखा। इसके अतिरिक्त ये सब चीज़ें उपराष्ट्रपति पद के लिए भी हमने देखी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने जाना कि इनका गठन कैसे होता है और ये कैसे काम करते हैं, और संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे होता है, ये सब हमने देखा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है न्यायपालिका, जैसा कि हमने देखा, और इसका काम है न्याय प्रदान करना। पहला पॉइंट है कोर्ट, कचहरी और न्याय क्या है। पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं, और इस पुस्तक में पहले इस पाठ में इस अवधारणा को समझने के लिए एक कहानी भी दी गई है जो आपको इसकी अवधारणा समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो देखते हैं कोर्ट, कचहरी और न्याय। आपने अपने आसपास कोर्ट कचहरी के मामलों के बारे में सुना होगा। ऐसे एक आध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन कौन होते हैं और वे क्या क्या करते हैं, चर्चा कीजिए। इस पाठ के सारे उपशीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? ये शिक्षक के लिए बताया जा रहा है कि यदि वो कक्षा में जाए तो पहले कैसे जो है प्रस्तावना पेश करें, उसके बारे में दिया जा रहा है। तो देखते हैं आगे। कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे के आगे तक चलता था, लेकिन यह क्या, अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परशु ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काशी और उसके बेटे के साथ रेवा पर गया और सबने मिलकर रातों रात मेड़ खोद कर वापस खिसका दी। सुबह जब परशु को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ दमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी वहां आ गया। लोगों ने बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा इलाज हेतु पास के शहर ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और प्लास्टर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए। थाने में रपट का कैसे लिखा जाता है उसको इस अवधारणा में भी समझाया गया है। कहानी को आगे बढ़ाकर थाने में रेवा ने परशु के विरुद्ध रपट लिखवाई। थानेदार ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके थानेदार से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। थानेदार ने रजिस्टर में रपट दर्ज की और रपट की एक प्रति रेवा को दे दी। एफआईआर क्या होता है अब इसके बारे में समझाया गया है। थाने में एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। एफआईआर का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर भी दिया गया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफआईआर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफआईआर में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी एफआईआर में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफआईआर नहीं दर्ज करता तो रपट देने वाले ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। ठीक है। यदि कोई थानेदार एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो रपट लिखवाने वाला क्या करेगा, सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और रपट दर्ज कराएगा। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है। अब हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये है एफआईआर के बारे में सूचना जो दी गई है कि किस तरह से किस माध्यम से होता है ये, और इसके अतिरिक्त कैसे इसको एफआईआर को दर्ज किया जाता है। आगे देखते हैं जुर्म की छानबीन।
एफआईआर की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा। डॉक्टर की पर्ची की जांच और पड़ोसियों से पूछताछ से दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को इतनी चोटें मारपीट से ही लगी है। वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। अब आगे है गिरफ्तारी। इसको देखते हैं कि गिरफ्तारी कैसे होती है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे कारण नहीं बताया जाता तो उसको अधिकार है कि वह कारण पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके और वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई अपराध न कर सके, यानी गिरफ्तारी सजा नहीं है। ठीक है। पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी के सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है। चर्चा कीजिए। एफआईआर दर्ज कराने वाले को इसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, ये कक्षा में चर्चा करने के लिए बच्चों से, ताकि उन्हें भी जानकारी हो एफआईआर के बारे में और इसकी एक प्रति जो ली जाती है उसके महत्व के बारे में। आगे है जमानत कैसे होती है, देखते हैं। थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। थानेदार ने क्या किया, परसू को बंद कर दिया और उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने परसू को बताया कि तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन जायदाद तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है, यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ऐसे होती है जमानत। परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। उसने अपने लिए एक बॉन्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसू जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट है चर्चा करने के लिए कि यहाँ तो ज़मीन जायदाद का मामला था तो वो छूट गया, लेकिन हर जुर्म में जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, ये है पेशी दर पेशी। क्या है देखते हैं। कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपना फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद होगी। ठीक है, परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया कि सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी, जिसके कारण सेशंस जज ने परसू की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। ठीक है, फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को। बाकी पेशी तो वकील ने संभाली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है। वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है जो इलाहाबाद में है, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, परसू का पहले मुकदमा चला कचहरी में, वहाँ से फैसला आया और उसको 4 साल की कैद हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, वो संतुष्ट नहीं था उस फैसले से, तो वो सेशंस कोर्ट में गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर से भी फैसला आया। तो फिर उसके बाद उसकी सज़ा तो कुछ कम कर दी गई, परंतु वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। तो अब कहाँ जा रहा है, उच्च न्यायालय। ठीक है, पहले कचहरी, फिर उसके बाद सेशंस कोर्ट, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वहाँ अपील कर सकते। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फैसला हो गया और फिर वो जो है अब सर्वोच्च न्यायालय अगर वो यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होता तो वो कहाँ जाता, सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। पहले ये देखिए दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल मैं जेल में रहूँगा तो मेरी खेती का क्या होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए। वकील ने बताया ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी मामला है। ठीक है, मारपीट वाला मामला किसके अंतर्गत आता है? फौजदारी मामलों के अंतर्गत, अर्थात ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामलों में जेल की सज़ा नहीं होती, ये दीवानी मामले होते हैं। ठीक है, दीवानी और फौजदारी दो तरह के मामले होते हैं। फौजदारी में यदि मारपीट, डकैती, रिश्वतखोरी ये सब मामले आते हैं जिसमें जेल जाना पड़ता ही है, और जो है जो ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं वो दीवानी मामले कहलाते हैं। तो दीवानी मामले के बारे में देखते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन, व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें कैद की सज़ा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी संपत्ति पर नाजायज़ कब्जा किया गया है उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बात जो है वकील ने बताई। अब आगे देखते हैं, चर्चा कीजिए। परसू ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो क्या तो मामला दीवानी था या फौजदारी? परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी? ये बच्चों से चर्चा करने के लिए है। अभी हमने पीछे पढ़ा, उसी के आधार पर ये दो क्वेश्चन किए गए हैं कि बच्चों ने कितना समझा। जब मेड़ खिसकाई थी तो वह कहाँ तक था? वो दीवानी मामला ही था, लेकिन जब मारपीट हो गई तो क्या हो गया? फौजदारी हो गया। परसों की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई, पर पूरे भारत में एक सबसे उच्च न्यायालय भी है, उसे हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। न्यायपालिका की संरचना देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है देखते हैं। पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर अगर 5 वर्ष तक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। तो ये योग्यताएं न्यायाधीश की होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए दिया गया बॉक्स में, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हैं। कितने? 31। आगे है कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है इसको देखते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्या हैं? संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये था पॉइंट। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। ये भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। इसे अपनी मानहानि करने वालों को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कि वो क्या कर सकता है और उसकी सीमा क्या क्या है।
तो ये सच्चे अर्थों में सबसे ऊंचा होता है। इसके फैसलों पर जो है संसद में चर्चा नहीं की जा सकती और जो है इसकी मानहानि अगर कोई करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। और यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है तो भी उसे यह सुप्रीम कोर्ट जो है घोषित करके रद्द कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं उच्च न्यायालय के। पहला है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, और तीसरा है जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, और चौथा है अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। तो ये है उच्च न्यायालय के कार्य। आगे बढ़ते हैं जिला न्यायालय। अब देखते हैं ये क्या है। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, आगे है लोक अदालत। क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्यभार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई। आइए हम जानें किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। पहला है वाहन दुर्घटना मुकदमा, फिर है पेंशन संबंधी दूसरा है समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, तीसरा है उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, चौथा है विवाह या पारिवारिक मुकदमे, और फिर है पेंशन संबंधी मुकदमे, बिजली गृह ऋण संबंधी मुकदमा, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा दिया गया है सभी पॉइंट को कि लोक अदालतें जो है इन विषयों में जो है मामलों को सुलझाती हैं। आगे है परिवार न्यायालय। क्या है? फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। परिवार न्यायालय अधिनियम कब बना? 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। आगे है दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। कैसे देखते हैं। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई है। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसके भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, जबकि वो शिक्षित हैं, नियम कानून के बारे में जानती हैं, फिर भी वो चुप क्यों हैं। पहला है, आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है। दूसरा है, दहेज एक गलत प्रथा है, यह क्यों गलत है, सोचिए और लिखिए। ये बच्चों से है ताकि उनका मानसिक विकास हो सके और सकारात्मक सोच में वृद्धि हो सके। आगे है, आप भी जानिए। पहला पॉइंट है, दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दूसरा है, दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सज़ा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता अदालत क्या है देखते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आपने सुना ही होगा। जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो तो इससे उपभोक्ता यानी ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में।
इसके तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक यानी उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें सुनवाई होती है। आगे है जनहित याचिका। कैसे डालते हैं इसको देखते हैं। यहाँ है। परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ ज़मीन थी जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था इसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमज़ोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया जाता है। आगे है निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं। महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य। यहाँ देखिए ये पूरी लिस्ट दी गई है। तीसरा है कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक ना हो। तो ये सभी लोग जो है निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आगे है ये देखिए न्यायालय का ढांचा जो है दर्शाया गया है। केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और फिर राज्य स्तर पर है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, हमारे यूपी की बात हो रही है। फिर उसके बाद जनपद न्यायालय आता है। इसमें जो है सत्र न्यायालय और सिविल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये जो है 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये था जो है हमारी न्यायपालिका के बारे में जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उसके लिए प्लीज़ आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोस डालते रहेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।